वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई खबर सभी से जिसे कहें सीधे सीधे जुड़ी हुई है और सभी की निगाहें उस खबर पर दिन रात हमेशा टिकी रहती है, अमेरिकन टाइमलाइन को भी फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान की और ईरान की भी, क्योंकि जंग ऐसी जगह पर चल रही है जिस जंग का असर सीधे आपकी, मेरी और दुनिया के हर शख्स की जिंदगी पर होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो एनर्जी चैनल है वो चोक हो रहा है और उससे हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी इंडस्ट्रीज, वो इस वक्त धीरे 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 ये सीपन हो रहा है और वो इस वक्त फंसी हुई हैं। तो सभी के जहन में एक सवाल है, अमेरिका और ईरान के बीच जो फिलहाल सीज फायर है ये कब तक रहेगा? ईरान में न अमेरिकी और इजरायली विमान उड़ रहे हैं, न बम बरस रहे हैं, लेकिन क्या ये तूफान से पहले की शांति है? अभी तक अमेरिका और इजरायल केवल ईरान से लड़ रहे थे, लेकिन क्या इस बार बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इसमें बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अमेरिका की हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी के खिलाफ रूस और चीन अब खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब चीन और रूस भी इस जंग में उतरेंगे? क्या इस जंग से निपटने के लिए ट्रंप ने कल पीएम मोदी को फोन किया? आखिर वर्ल्ड वॉर का कितना बड़ा खतरा हमारे सामने आ खड़ा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर ऐसा नहीं है कि कोई मुनादी पीटता है कि वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। इसी तरह से छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं, उसमें बड़े जो शक्तियां होती हैं, महाशक्तियां, वो एक को सपोर्ट करती हैं और इसी तरह से पूरा का पूरा दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? और इस जंग को खत्म कराने में प्रधानमंत्री मोदी क्या अहम रोल निभा सकते हैं? हमारे साथ एक इंटरनेशनल पैनल होगा, वहां पर क्या हलचल है उनके स्टेट्स में, किस तरह के बयान आ रहे हैं, वहां के सूत्र क्या कह रहे हैं, ग्राउंड पर क्या वो महसूस कर पा रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। रूस और चीन मिडिल ईस्ट जंग में कूदेंगे। ट्रंप के साथ जिनपिंग और पुतिन का सीधा टकराव। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद भारी तनाव। क्या पीएम मोदी रोकेंगे वर्ल्ड वॉर? अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल बमबारी और बर्बादी रुकी है। न ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, न ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल 2 हफ्ते का सीज फायर लागू है। सीज फायर खत्म होने के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। न ईरान झुकने को तैयार दिख रहा है, न अमेरिका का रुख नरम पड़ रहा है। अब दोनों देश नए मुद्दे पर टकराते नजर आ रहे हैं। वो मुद्दा है हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का। जिन शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था, उनमें प्रमुख मुद्दा यह था कि ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना तो छोड़िए, वहां पर बारूदी सुरंगें बिछा दी, जिससे न कोई जहाज वहां से गुजर पाए। वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर चुंगी वसूल रहा है। इससे बौखलाए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप के आदेश पर सोमवार से अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज से जहाजों के निकलने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। यहां से गुजरने वाले जहाजों की अमेरिकी नेवी निगरानी कर रही है। नाकेबंदी को लागू करने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी के पास भेज दिया है, तो 11 डिस्ट्रॉयर भी वहां तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने 10,000 नाविकों, मरीन और एयरमैन की तैनाती कर दी है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को दुनिया को ब्लैकमेल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। Mr. President, as far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And, you know, the amazing thing is we don't, can you believe this? We don't use the strait. We don't need the strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. ट्रंप हॉर्मुज को लेकर अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, लेकिन चीन ने अमेरिका की धौंस पट्टी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। चीन का एक जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर हॉर्मुज से निकल गया।
अमेरिकी नाकेबंदी लागू होने के कुछ ही घंटों के बाद चीन का एक टैंकर रिच स्टारी हॉर्मुज से निकला। अमेरिकी नेवी देखती रह गई। इस टैंकर पर 31,500 टन मिथेनॉल लदा है और ये ओमान की ओर बढ़ रहा है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी जारी कर दी है। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा है कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं। हमारा ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापार का समझौता है। उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा देश इसमें दखल नहीं देगा। चीन ही नहीं, रूस भी हॉर्मुज पर अमेरिकी दादागिरी सहने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए चीन भेज दिया। लावरोव चीन पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ईरान पहले से धमकी दे रहा है कि अगर उसके बंदरगाहों पर हमला हुआ तो वो खाड़ी के पोर्ट को निशाना करेगा, उन्हें तबाह करेगा। ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। ऐसे हालात में उन्हें पीएम मोदी की याद आई। ट्रंप ने कल शाम प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, 40 मिनट तक बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न केवल खोलना बल्कि इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन मेरे पास आया। हमने विभिन्न सेक्टर्स में द्विपक्षीय सहयोग में हुए व्यापक प्रगति पर चर्चा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया को लेकर भी चर्चा की। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मोदी और ट्रंप के बीच यह तीसरी बातचीत है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप जंग रुकवाने के लिए पीएम मोदी को फोन कर रहे हैं? क्या इस जंग को केवल मोदी ही रुकवा सकते हैं? जंग शुरू होने के बाद ट्रंप के 3 फोन का राज क्या है? दुनिया के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस जंग को मोदी ही रुकवा सकते हैं। In the world right now that are in a position to stop this, and they should stop it together. And that is Prime Minister Modi, President Xi Jinping, and President Vladimir Putin. They are the leaders of the other 3 superpowers of the world. ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि अगली बातचीत फिर इस्लामाबाद में होने वाली है, लेकिन ट्रंप को पता है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से पुतिन और जिनपिंग नाराज हैं। रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं। ऐसे में मुसीबत से उन्हें नरेंद्र मोदी ही बचाएंगे। तो क्या संकट की घड़ी में अब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को याद कर रहे हैं? जिस तरह से रूस और चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, तो क्या ये जंग अगर ऐसे ही ट्रंप अड़े रहे और ईरान झुका नहीं, तो क्या ये जंग आगे चलकर और भी भयावह, जिसे हम एक तरह से कहें तो वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल अख्तियार कर सकती है? और प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान इस जंग में क्या रोल प्ले कर सकता है? और क्या अमेरिका ने जिस तरह से अब जाके वहां पर नेवल बैरिकेडिंग कर दी है और ईरान ने अभी तक जिसे कहें रिटेलिएट नहीं किया है, अमेरिका की वार्निंग के बाद वहां से शिप्स वापस भी गए हैं, तो क्या ईरान झुकने के मूड में आ गया है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमेरिका से प्रमीत माकोडी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट अमेरिकन फॉर हिंदू सोसाइटी के। ईरान से सैयद आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। लंदन से विजय राणा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। चीन से अखिल पाराशर सीनियर जर्नलिस्ट और मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ईरान का ही रुख जान लेते हैं। हमारे साथ ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त ईरान से जुड़े हुए हैं। सैयद आसिफ रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरह से सीजफायर पर तो कायम है और अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड के बाद जो शिप्स थे उनको भी उनकी वार्निंग के बाद वहां से उस रूट से लौटा दिया गया, तो क्या इसको, और ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान अगले 2 दिन में फिर से ईरान के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, क्या खबरें आ रही हैं वहां से? क्या अब ईरान कुछ झुकने को राजी हुआ है या फिर अमेरिका कुछ उसकी शर्तें मानने को राजी हुआ है? किस तरह की हलचल? जी, बहुत शुक्रिया, आपने जोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ईरान झुका नहीं, ईरान ने झुकाया है। और जिस तरह से पिछली बातचीत में ईरान अपने मुद्दों को लेके अड़ा रहा और जो ईरान का इन्होंने नुकसान किया और ये जो क्राइम वार किया, तो इसमें जो है ईरान अपर हैंड है। और जिस तरह से इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, आर्मी विकल्प, तो अब वो नेवी पे आ गए थे। नेवी भी पता है इनको कि ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे और ये जो इनका बयान है बिल्कुल गलत बयान है। अभी आज ही ईरान की, कल और आज
दो इनकी वेसल आए हैं, BCCL आई है कल, और आज भी एक बड़ी शिपमेंट आई है। तो ये ईरान को तो रोक नहीं पाए, और चाइना वगैरह की भी आ रही है, जा रही है। इनका जो ब्लॉकेट है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। और आगे की बात ये देख लीजिए कि ये जिस तरह से इन्होंने घेराव किया था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं एज ए इस्लामिक स्कॉलर मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले कोई चीज करने के पहले 10 बार सोचो फिर एक बार करो। ठीक है। ट्रंप जो है उल्टा करते हैं, पहले कर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने किया क्या। हर उसमें देखिए इन्होंने जितनी अभी तक जो शुरुआत की है, हर कदम उनका गलत कदम रहा है। हर बार वो मुंह खाए हैं, हर बार उनको पीछे हटना पड़ा है। इस वक्त ईरान का स्टैंड क्लियर है। ईरान ने पहले ही कहा था कि तुम गलत जगह पे हाथ डाल रहे हो। जिस तरह से तुमने ईरान सोचा कि वेनेजुएला, वियतनाम या जो कंट्रीज इराक और अफगानिस्तान वगैरह समझ के तुम ईरान में आए थे, ईरान ऐसी कंट्री नहीं है। पहले ईरान को पढ़ लेते, ईरान को समझ लेते, ईरान की आइडियोलॉजी जान लेते, ईरान बातचीत तो कर लेगा। ईरान देखिए जंग के लिए, वार के लिए भी तैयार था, हमेशा से उसको मालूम था कि कभी ना कभी अमेरिका का सामना होगा। सर लेकिन मेरे पास जो जानकारी है सुन लीजिए। बातचीत के लिए भी तैयार। ठीक है, आप मेरे पास भी आपने कहा कि भाई ईरान ने झुकाया, ठीक है, ये पूरी दुनिया कह रही है कि जिस तरह से 40 दिन से भी ज्यादा का युद्ध जो है ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने अगर खड़ा रहा है तो अपने आप में उसने अपनी ताकत का परिचय दिया है, इसमें कोई नोबडी इज डिनाइंग दैट। बट जितना नुकसान हुआ है वो भी तमाम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा अपडेट जो मैं आपको बता देती हूँ, आज जीरो वेसल जो है ईरानियन पोर्ट से निकला, 6 मर्चेंट शिप्स जो हैं वो वापस हुए हैं अमेरिका की वार्निंग के बाद। तो कोई शॉट फायर नहीं हुआ, कोई इन्फोर्समेंट जो है वहां पे मूवमेंट नहीं हुई है। तो और उसके बाद यह है कि ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मली पास करता रहा, 20 वेसल वहां से पास किए हैं। ये अपडेट है। तो ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के ब्लॉकेट की वजह से कुछ शिप्स वापस गए, ये भी एक फैक्ट है सर, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्रमित मकोड़े साहब, यहां पर सैयद आसिफ रिजवी साहब कह रहे हैं कि भाई ईरान ने झुका दिया है बिल्कुल अमेरिका को, और अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, टीवी की रेटरिक, टीवी का प्रोपेगेंडा, टीवी पे आके ये इस तरह से दुनिया को भ्रमित करना ही बहुत आसान है। जो वस्तुस्थिति है, वॉर की वस्तुस्थिति है कि 40 दिन में अमेरिका ने उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, और एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री की तरह उनकी केवल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया है। अदरवाइज 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा कि वहां त्राही त्राही मचेगी, लेकिन इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका इज नॉट एट ऑल गोइंग टू डू दैट। तो पूरे विश्व को उससे परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। कमिंग बैक टू कि पहले अमेरिका ने मिलिट्री लिवरेज दिया था। मिलिट्री लिवरेज इतना जबरदस्त था कि इनको निगोशिएशन टेबल पर आना पड़ा, और पहले फर्स्ट राउंड के निगोशिएशन काफी हद तक ठीक भी रही। लेकिन जो हमारी बिल्कुल रेड लाइन और हार्ड लाइन है कि ईरान को किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं लेने दी जा सकती है, और उसका मेन उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है कि इनको जो यूरेनियम है 60 to 70% या 60% एनरिच्ड यूरेनियम इज वेरी क्लोज टू almost a nuclear warhead. In next 30 to 60 days you can make a nuclear warhead. अगर इस तरह की रोग रजीम को आप न्यूक्लियर वॉरहेड लेने दिया जाए तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं, इसलिए वो किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होगा। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने लिवरेज के रूप में यूज किया था, पूरी दुनिया को परेशान किया था। तो अमेरिका ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े प्लानिंग के साथ नाउ पूरी स्क्रिप्ट ही फ्लिप कर दी है कि अब आप कंट्रोल नहीं करोगे, हम बंद करेंगे आपके हाथ से। अमेरिका नहीं बंद करवाया था, ये भी देखिए सर, अमेरिका नहीं बंद कराया था, ये भी आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। स्क्रिप्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। उन्होंने किया था। नहीं, बंद किसने करवाया था? जंग अगर जंग किसने छेड़ी थी भाई? वो तो खुला हुआ था सब कुछ। जंग किसने छेड़ी थी? लेकिन बंद किसने किया? ईरान ने बंद किया। अब ईरान को क्या मैडम, हर रोज $200 मिलियन से ज्यादा का जब उनको नुकसान होने लगेगा, अगले 4-5 दिन में ये फिर से निगोशिएशन टेबल पर आएंगे। चलिए, तो सरेंडर करेंगे। चलिए, मैं विजय राणा जी से पूछ लेती हूँ। विजय राणा जी, ये जो अमेरिका ने, अब हमारे ईरानी काउंटर पार्ट वो कह रहे थे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा है, हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की पूरी नेवी तबाह कर दी है, तो फिर तो ये नेवल ब्लॉकेट कामयाब होना चाहिए था। प्रमीत साहब कह रहे हैं कि ट्रंप का जो नेवल ब्लॉकेट का प्लान है ये 4 दिन में ईरान को घुटने पे ला देगा। 40 दिन में जो नहीं हुआ 4 दिन में हो जाएगा। ईरान कह रहा है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सच कौन बोल रहा है साहब? देखिए, अभी तो इस ब्लॉकेट को सिर्फ 36 घंटे हुए हैं, तो अभी इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं वो सामने अभी नहीं, इतने जल्दी नहीं आएंगे। और मुझे लगता है ईरान को काफी नुकसान होगा, जैसा कि अमेरिकी कमांडर ने भी कहा है कि
वहां पर कंप्लीटली इकोनॉमिक ट्रेड जो समुद्र के रास्ते ईरान का होता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और खबरें तो ये भी मिली है कि चीन के एक जहाज को भी वापस लौटाया गया है। देखिए, हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए, अमेरिकी सैंक्शंस जब लगा करते थे तो उनमें बहुत सारे देश थे जिनको सैंक्शन वेवर दिए गए थे। उनमें भारत भी था, चीन भी था, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, इटली जैसे देश थे। लेकिन इस बार का जो ब्लॉकेड है वो बिल्कुल अलग है और अमेरिका इस बात के लिए कटिबद्ध है कि वहां सी ट्रेड ईरान का पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। 12 जहाज उन्होंने लगा दिए हैं। और देखिए, उसके लिए हमें यहाँ ये भी देखना चाहिए, हम व्यापक तस्वीर को देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज लगाने की जरूरत नहीं है। एक जो फुल्ली लेडन टैंकर है वो करीब 12 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो उसको कहीं भी रोका जा सकता है। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है वो ये नहीं, केवल ऐसा नहीं, हॉर्मुज में वो भेजना भी नहीं चाहता अपने जहाजी बेड़े या इस तरह की कोई चीज भेजना। वो पहले से ही, जब तक वो वहां पहुंचे उससे पहले ही जहाजों की आवाजाही को रोकना चाहता है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है और इसका ईरान को, जैसे यदि ये लंबा खिंचता है, हालांकि दोनों पक्ष, ईरान ने भी कुछ नहीं कहा है, अब ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम बातचीत दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो दोनों पक्ष बातचीत के लिए भी सहमत है, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी नानुकर दोनों तरफ से होगी, थोड़ा मसल भी शो करेंगे दोनों देश, अपनी अपनी आन बान को भी रखना चाहेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए और यदि ये चलता है तो ईरान को इसका भारी आर्थिक नुकसान होगा। ठीक है, ईरान को नुकसान होगा और एक चलता है दुनिया को भी नुकसान होगा। अखिल पैराशूट में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चीन से जुड़ रहे हैं। अखिल, सीधे सीधे अगर कोई मुल्क अभी है जो ईरान को पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, प्रेशराइज करके भी समझा सकता है, समझा तो हिंदुस्तान भी सकता है लेकिन प्रेशराइज करके, क्योंकि चीन के जिस तरह से चीन अपने हथियारों की सप्लाई करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं सारे, दोनों का जो कनेक्शन है, तो चीन की भूमिका बहुत अहम है। और अमेरिका की इतनी अग्रेसिव एंट्री से चीन क्या डायरेक्टली अब इन्वॉल्व होगा इसमें, या फिर चीन हमेशा बिना हथियार गोले बारूद के जंग लड़ता है, वही काम इस बार भी करेगा? देखिए, मुझे भी वही लगता है कि चीन जो है बिना सैन्य संघर्ष के ही इस जो ये मुद्दा है या ये जो इशू है उसको सुलझाने की या उससे निपटारा करने की कोशिश करेगा। चीन जो है, और चीन को पता है कि अमेरिका के सामने ये मिलिट्री वो करना, मुठभेड़ करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कि जो अमेरिका को दबाव में ला सकता है, जैसे कि उस चाइनीज जो अमेरिकन प्रोडक्ट है उस पर वो रोक लगा सकता है या उस पर टैरिफ बढ़ा सकता है, और जैसे कि जीएमओ जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है अमेरिका की, उस पर बैन लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम हथकंडे हैं, क्योंकि चाइना के लिए सैन्य एक्टिविटी करना वो मेरे ख्याल से बहुत लास्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो इस समय चाइना सिर्फ अभी ये कह रहा है कि जो पक्ष है या जो पार्टीज हैं वो संयम बरते, शांति बनाए रखे, और ये जो युद्ध विराम है उसको मतलब उसको तोड़ने की कोशिश ना की जाए। और वो दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट्स है ये पूरी दुनिया के लिए है, और 1/5 जो फ्यूल है वो इसी गलियारे से निकलता है, इसी उससे निकलता है। और जो वाटर बॉडी है, कोई इनकार नहीं करता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं, अमेरिका की मंशा ये भी थी ना कि अर्थव्यवस्था के मामले में जैसे चीन तरक्की कर रहा है, वो तो खुल के कहते हैं कि जो गलती चीन के साथ की वो हिंदुस्तान के साथ नहीं करेंगे, मतलब बढ़ने नहीं देंगे आगे। तो चीन का एनर्जी चैनल जो है उसे चोक करना भी तो अमेरिका की इच्छा थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके अमेरिका को क्या होना था? उसका तो सिर्फ 1% पूरा का पूरा उसका जो रूट है वो इस्तेमाल होता है वहां से, उधर से। डेफिनेटली इससे देखो चाइना की इकोनॉमी पे असर तो पड़ ही रहा है, और ये साफ, मैं यहाँ चीन में रह रहा हूँ तो मैं वो देख भी पा रहा हूँ, क्योंकि जो फ्यूल के जो दाम है चाइना के अंदर वो पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार रिवाइज हो चुके हैं, 3 बार बढ़ चुके हैं। और देखिए, फ्यूल, यह हम सब जानते हैं कि फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीजों पे भी असर पड़ता है, बाकी जो सामान है, इवन फल सब्जी जो भी चीजें हैं XYZ, उस पर भी उसके भी दाम भी बढ़ जाते हैं। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, और डेफिनेटली चाइना ये समझता है इस बात को कि अगर ये चौक रहेगा लंबे समय तक, ये नाकेबंदी रहेगी और आवाजाही नहीं रहेगी इस हॉर्मुज स्ट्रेट से, तो ना केवल दुनिया को, चाइना पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो चाइना हर तरह से कोशिश कर रहा है कि ये नाकेबंदी जो है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खत लिखा है।
ट्रंप ने जिनपिंग से ईरान को हथियार ना देने के लिए कहा है। ईरान को हथियार ना देने का जिनपिंग ने ट्रंप को भरोसा दिया है। ट्रंप ने कहा तेल की कीमतें पहले जैसी ही कम होंगी। तो भाई क्या ईरान अब अलग थलग पड़ जाएगा? क्या ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में डील हो गई है और अब यहां से जंग कहां जाती हुई दिख रही है? क्योंकि कल चीन ने जिस तरह से बहुत ही स्टर्न तरीके से अमेरिका को एक तरह से कहें तो पोलाइट शब्दों में वार्निंग ही दी थी चीन और रूस ने, तो वो क्या अब यहां पर कोई एक नई डील होती हुई नजर आ रही है और इस डील को क्या मानेगा ईरान भी? मेजर जनरल भाटिया भी, अरविंद भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल भाटिया, चीन और ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दावे कभी भी यूटर्न ले सकते हैं कि भाई उनकी बात हो गई है शी जिनपिंग से, हथियार देंगे नहीं, ईरान चीन के हथियारों के बिना बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा और वो कह रहे हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, तेल के दाम भी नीचे आ जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा? फिलहाल जितना थैंक यू, जितनी इंडिकेशंस आ रही हैं वो एक पीस की तरफ और सीज फायर को परमानेंसी की तरफ ले जा रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर रशिया के चाइना में है, वहां भी बातचीत हो रही है। दोनों ने सीज फायर को वेलकम किया है और आगे टॉक्स होने को वेलकम किया है। जापान में टॉक्स हुई जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहां पर भी यही बात हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और तो कोई भी तेल की आने जाने में तो वहां पर पाबंदी ना हो। इसी तरह यूके भी कोशिश कर रहा है, इसी तरह पूरा वर्ल्ड इस तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह के इंडिकेशंस प्रेसिडेंट ईरान ने खुद दिए हैं, एक मॉडरेट वॉइस में उन्होंने भी बोला है कि डायलॉग की जरूरत है और लड़ाई की तरफ जिसमें सिविलियंस और कोलैटरल डैमेज ज्यादा होता है उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप देख रहे हैं इजराइल और लेबनान के बीच में भी टॉक शुरू हो गई है, जो मध्यस्थता रूबियो जो कर रहे हैं, वॉशिंगटन में ये टॉक्स हो रही हैं और 83 के बाद पहली बार ये इस तरह की डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। उसी तरह ये भी आप देखें कि जब से ये रिजीम आया था 79 के बाद पहली बार टॉक्स हुई थी जो पाकिस्तान में हुई किसी वाइस प्रेसिडेंट और जो मैं कहूंगा कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके बीच में। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशंस हैं और ये इंडिकेशंस आपको मार्केट भी दिखा रही हैं, आपको तेल के दाम भी दिखा रहे हैं, सेंसेक्स भी ठीक चल रहा है। तो ये सब उसी तरफ जा रही है कि अभी हम पीस की तरफ अग्रसर हैं। बट ये पीस की तरफ जो अग्रसर है उसमें नेवल सुप्रीमेसी या नेवल ब्लॉकेड जो यूएसए ने किया है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और जब नेवल ब्लॉकेड की बात होती है तो ये नियर टोटल है और आगे आगे वो पूरा कंट्रोल करेगा। आपने बताया आज 20 जहाज निकले, कल 34 जहाज निकले थे। तो जो ईरान के पोर्ट से नहीं आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उनको आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। और जो ये ब्लॉकेड होता है ये वेरियस लेवल से होता है, सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा है, इनके ड्रोन्स हैं, इनके एयरक्राफ्ट हैं, इनके 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसके बाद नीचे सबमरीन्स होगी, उनके पास फास्ट अटैक बोट्स होंगी जिससे वो जाके इंटरसेप्ट करें। तो ये नियर टोटल ब्लॉकेड होगा और इसका बहुत बड़ा असर ईरान के भी ऊपर भी पड़ा है उनके रवैये में। मैं नहीं सोचता कि ना कोई ऐसी इंडिकेशन आई है, क्योंकि चाइना की अगर कोई नेवी का मूवमेंट शुरू होता है तो उसको इंडोनेशिया के स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक और स्ट्रेट ऑफ सुंडा के थ्रू उनकी सबमरीन्स को इंडियन ओशन में आना होगा, उनके जहाजों को उन स्ट्रेट्स में जो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट्स हैं और उसमें पूरा इंडोनेशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो नेवी ने कोई ऐसी हरकत की है। उसकी कोई परमानेंट नेवल प्रेजेंस ग्वादर में नहीं है, जो जिबूती में उसकी जो परमानेंट बेस है चाइना का, उसमें ऐसी कोई हरकत नहीं दिखाई जा रही है जो ये लगे कि चाइना इसमें फेस ऑफ की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अमन की तरफ हम अग्रसर हैं और अगले 15-20 दिन में, एक बार 2-3 दिन में ये टॉक शुरू हो जाएंगी और अगले 15-20 दिनों में हमें इसमें और ज्यादा बढ़ाव दिखेगा और पूरे चलिए। तो आपको लग रहा है कि शांति होती हुई नजर आ रही है? प्रमित मुखर्जी साहब, जिस तरह से कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 40 मिनट से ज्यादा बात की है, तो कहा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान बहुत आके अपफ्रंट में कुछ ना बोले, लेकिन हिंदुस्तान ही इकलौता मुल्क है जो रूस, चीन, ईरान, अमेरिका सबसे बात कर सकता है और सबके साथ कॉर्डियल रिश्ते हैं। तो बिहाइंड द डोर इस पूरी पीस टॉक को वर्कआउट कराने में, जापान इंक्लूडिंग, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की दोस्ती बहुत ही अच्छी है और इसकी केमिस्ट्री हम सबने देखी। आई वॉज लकी इनफ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हाउडी मोदी प्रोग्राम
आई वॉज राइट देयर एज वेल एज दी नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम में अहमदाबाद में भी था, अमेरिका से अहमदाबाद भी आया था। तो दोनों के बीच में जबरदस्त दोस्ती है, जबरदस्त केमिस्ट्री है और उसकी पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम पूरी दुनिया को दिखेंगे भी। और कल बड़ी अच्छी एक वेलकम न्यूज है कि आई थिंक कुछ दिनों बाद ये बात हुई दोनों की, तो वो बहुत ही अच्छी एक वेलकम न्यूज है पूरी दुनिया के लिए। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरी दुनिया में बहुत अच्छे संबंध हैं। सो ही हैज एक्सीलेंट रिलेशनशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड विद ऑल द कंट्रीज जिनका आपने नाम लिया, फिर चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो बैक चैनल में वो जो डिप्लोमेसी के थ्रू उनकी जो डायलॉग डिप्लोमेसी होगा उससे डी एस्केलेशन जरूर होगा और सीज फायर को भी एक बहुत ही है ना, इसको पूरे निगोशिएशन में एक जबरदस्त इंपिटस आएगा। तो कल जो बात हुई है ये पूरी दुनिया के लिए वेलकम न्यूज है। और दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए, जिसमें डी एस्केलेशन का मेन मुद्दा जो था कि कैसे ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं लेने देने की, उसमें जो उनका यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और दूसरी बात जो है मेन कि सबसे पहले हॉर्मुज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए, बिकॉज वेस्ट एशिया पे और इंडिया पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले डी एस्केलेशन हॉर्मुज में हो, वहां से एक लॉजिस्टिक जो सप्लाई चेन की जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द शुरू की जाए सो दैट होल ऑफ वेस्ट एशिया विल गेट सम साय ऑफ रिलीफ। तो ये दोनों की बातचीत बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, बहुत ही सकारात्मक न्यूज है और इसके परिणाम बहुत जल्दी हमको दिखेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से दुनिया भर में हम तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों की, विदेश मंत्रियों की आपस में जो जिसे कहते हैं, अभी भाटिया साहब जो जिक्र कर रहे थे, दौरे हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, कल रात की लंबी फोन कॉल और आज ट्रंप का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये खत, तो ये बहुत कुछ इशारा इसी ओर कर रहा है कि हम पीस टॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन रिजवी साहब, पेजिशकियान साहब के टोन में भी, अप्रोच में भी अब वार्ता की बात सुनाई देनी पड़ रही है। खबर आ रही है कि ट्रंप ने चीन को कहा है कि भाई आप ईरान को हथियार ना दो, चीन हथियार और सपोर्ट नहीं देगा, सैटेलाइट सपोर्ट, तो आपकी ताकत जो पहले से धीरे धीरे कम हो रही है वो बहुत कम हो जाएगी। और ऐसे में नेगोशिएशन टेबल पर आपको अमेरिका की हर बात के लिए राजी होना होगा। आप भले ही माने ना माने, इस नेवल ब्लॉकेट का, हमारा पूरा पैनल कह रहा है, इस नेवल ब्लॉकेट का दबाव फाइनेंशियली आप पर भी पड़ रहा है और वो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपको झुकना होगा। और किन किन शर्तों पे आप चलिए झुकने का शब्द ना इस्तेमाल करें, किन किन शर्तों पर आप जिसे कहते हैं तैयार हैं थोड़ा एक एमिकेबल? देखिए, झुकने का तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, ईरान एक बहुत सुलझी हुई है। ईरान पहले ही ऑलरेडी इन्होंने हमला किया, इन्होंने अटैक, ईरान तैयार था बातचीत के लिए। जो जैसे कि प्रमित जी बता रहे थे, उसमें से एक काम तो इन्होंने ऑलरेडी, देखिए दोनों काम किस तरह से इन्होंने गिनाए थे भाई, एक न्यूक्लियर डील और एक जो है आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाएगा, खुला हुआ था और खुल जाएगा। आप जो है पहले 12,000 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो अब 4 यहाँ से रफा दफा हुई है। पहला ईरान का जो पहला मुद्दा है, आप यहाँ से पहले अपनी जो तशरीफ है वो ले जाइए। और सेकेंड थिंग, जो न्यूक्लियर का मसला है टेबल पे से इसका सॉल्यूशन निकलेगा, गद्दारी करने से, अटैक करने से, दादागिरी करने से नहीं होगा। और ईरान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ईरान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इनको ये स्ट्रेटेजी समझनी होगी कि ईरान जो है कोई जजीरा नहीं है, कोई द्वीप नहीं है। ईरान जो है 15 कंट्रीज के बॉर्डर देते हैं, जो ग्राउंड बॉर्डर है, 15 कंट्री है। ईरान के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ईरान ने अपना सिस्टम बनाया है वो चलता रहेगा। नहीं, तो मैंने ईरान चल रहा है, ठीक है। आपकी ज्योग्राफिकल संरचना जो है और आपका जो बॉर्डर्स जो अन्य देशों से लगता है, निश्चित तौर पर आपको एक एडवांटेज देता है। और इसीलिए बूट्स ऑन ग्राउंड जो है अमेरिका वहां उतारने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये सबको समझ में आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए, जो 7 द्वीप उसके लिए चक्रव्यूह बन के रक्षा करते हैं, वो अमेरिका को भी दिखते हैं साहब, ये सब दिख रहा है। लेकिन अगर चीन आपसे हाथ खींच लेता है तो फिर क्या करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलना पड़ेगा जब दुनिया का दबाव आएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता है तो फिर उसके बाद आप दुनिया पे दबाव डालेंगे तो किस हैसियत से और किस तरीके से डालेंगे? देखिए, अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि
चाइना जो है अपना दबाव डाल रहा है, कोई भी ऐसा संकेत नहीं है। पहली बात तो ईरान वार लड़ रहा है, वो अपनी दम पे लड़ रहा है, ये बात सही है कि उसके एलाइज में रशिया है या चाइना है, लेकिन अभी दबाव जो पड़ रहा है आप उसको उल्टा देखिए, ट्रम्प पे पड़ रहा है। नेटो जो है उसको छोड़ के भाग गए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूके, सबने कह दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो दबाव जो है हमको ये देखना होगा, अमेरिका पे पड़ रहा है, इसको बहुत शिद्दत से दबाव पड़ रहा है, बहुत टाइट प्रेशर है उस पर, लेकिन ईरान पे ऐसा कोई दबाव नहीं है, ना कोई ऐसा संकेत मिला है अभी तक कि चाइना ने इस तरह से कोई बात कही है, बल्कि चाइना तो उल्टा कह रहा है कि भाई देख लो हमारी की तरफ, हमारी वेसल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, अगर तिरछी आंख से देख भी लिए तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो। ये चाइना का परसों का और कल का बयान है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर विजय राणा जी भी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं और अखिल पराशर भी हैं। अखिल, चाइना का जिक्र आया तो पहले आपके पास आ जाती हूँ मैं। ट्रम्प चिट्ठी लिख रहे हैं शी जिनपिंग को और वो कह रहे हैं कि भाई शी जिनपिंग मान गए हैं। इतनी आसानी से शी जिनपिंग मान जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली सारी दुनिया जानती है कि जो लड़ाई है ये वर्चस्व की अमेरिका और चीन के बीच में है। अमेरिका, चीन, रूस महाशक्ति की तो लड़ाई है। ईरान हो या दूसरे मुल्क हो, ये तो एक तरह से कहते हैं ना मुखौटे का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में शी जिनपिंग अपना हथियारों का सपोर्ट बंद कर देंगे ईरान को? कि अल्टीमेटली दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में आर्थिक स्तर पर डील हो गई कि हाँ भाई ठीक है, पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है, खोलो जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तुम ही खुलवा सकते हो? देखिए, चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो ईरान को हथियार भेज रहा है या उसको सैन्य उपकरण देकर उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि चाइना का आधिकारिक बयान आ चुका है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कि क्योंकि ट्रम्प ने पहले भी कई बार इल्जाम लगाया है चीन पर कि चाइना जो है वो ईरान को हथियार दे रहा है, वो सैटेलाइट जानकारियां दे रहा है, इस तरीके से। तो चाइना ने साफ आधिकारिक जो विदेश मंत्रालय उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है और जो ट्रम्प की बातें हैं वो बेबुनियाद है और ये सिर्फ अफवाहें हैं ये, और चाइना ने कभी ऐसा नहीं किया है और चाइना का एक स्टैंड रहा है। ये चाइना का मैं एक ऑफिशियल वो स्टैंड बता रहा हूँ, स्टेटमेंट, कि चाइना ऐसा कहता है कि जब भी कोई दो पार्टी जब लड़ाई कर रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं, तो उसमें वो सैन्य हथियार देकर उसकी मदद नहीं करता है। ये बातें कहने की अलग होती हैं अखिल, लेकिन वही बात है, ये आप और मैं दोनों हम लोग पत्रकार हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये बातें कहने की होती हैं। स्टेटमेंट्स कुछ जो मीडिया में आती हैं वो अलग होती हैं और जो हो रहा होता है पर्दे के पीछे वो सबको समझ में आता है। अमेरिका भी फिगर आउट कर सकता है कि ईरान के पास सेटेलाइट, लेकिन सर एक्सेप्ट करना नहीं होता ना, मतलब कौन इतने कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा है सर? या तो चाइना देगा या रूस देगा। अमेरिका तो खुद कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराएगा नहीं अपने सैन्य अड्डों के। सौदी देशों में वो ताकत नहीं है। वही चीज है कि जो चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यही है, सुपर आईक्यू टू गेस इट, सबको पता है। तो चलिए इट्स ओपन ट्रूथ, लेकिन वही बात है, मैं यही पूछ रही हूं कि भाई अगर अमेरिका की डोमिनेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से उन्होंने नेवल ब्लॉकेट किया है उसके अलहदा रास्ते पे जाकर, अगर ये स्टैब्लिश होकर वो ईरान को दबाने में कामयाब होता है तो फिर चाइना क्या करेगा? चाइना के लिए अगर ईरान में पपेट गवर्नमेंट आती है अमेरिका की, तो सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया में अगर किसी को होगा वो चाइना को होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल बात सही है। और चाइना देखिए, चाइना इसलिए सपोर्ट भी करता है ईरान को, क्योंकि ईरान, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चाइना जो है वो ईरान की तो मदद कर ही रहा है और वो डे वन से ही मदद कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक गलियारे में उसकी आवाज रखना और अमेरिका पर उसकी निंदा करना, उसके एक्टिविटीज को, अमेरिका इजराइल दोनों की, और हर तरह से सपोर्ट करना। तो ये चाइना कर ही रहा है। देखिए, पर साथ में आप ये भी देखिए कि जो चीन को भाएगा, जो चीन के इंटरेस्ट में रहेगा, वो चीन उसको जरूर एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको लगता है कि ईरान पर दबाव डालकर इस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट्स खोल दिया जाएगा और चीन से उससे, क्योंकि चीन पर इस समय काफी दबाव है, आर्थिक दबाव, तो उसके लिए अगर ये दिखाई देता है कि यार इससे तो रास्ता निकल रहा है, तो वो डेफिनेटली वो चीज करने। तो चाइना अपना सेल्फ इंटरेस्ट को वो पहले ऊपर रखेगा। और रही बात की समझाने की, चाइना, क्योंकि चाइना चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो तनाव चल रहा है उसका निपटारा हो, उसका समाधान निकले, और चीन बोल ही रहा है कि ये बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकलेगा। विजय राणा जी, समाधान निकलेगा तो निकलेगा कैसे भाई? अल्टीमेटली क्या ईरान झुक जाएगा, कहेगा कि ठीक है हम अब अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो तो कभी मानते ही नहीं कि वो बम बना रहे हैं, तो क्या वो यूरेनियम किसी तीसरी कंट्री को सौंप देंगे?
क्या वहां पर रिजीम चेंज के लिए मान जाएंगे? क्योंकि जो ट्रंप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट नहीं होंगे तब तक ट्रंप जाएंगे तो जाएंगे क्यों? और अगर ट्रंप उन ऑब्जेक्टिव्स के मीट हुए बिना चले जाते हैं तो फिर तो एक तरह से हार ही मानी जाएगी ना साहब। आपने कितना भी ईरान में नुकसान पहुंचाया। जी, आपने जिस तरह से इस सवाल को फ्रेम किया है, आपने पूरी समस्या की जड़ जो है इस लोग जनता के सामने, दर्शकों के सामने रख दी है। क्योंकि समस्या में असली मूल यही है कि अमेरिका की नीति है कि हम आपको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, और उसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि ईरान पिछले कुछ दशकों में एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर व्यवहार करता रहा है। जिस तरह से उसने हमास को, हुतियों को या फिर हिजबुल्लाह को समर्थन किया है, उससे मध्य पूर्व में के सारे इस्लामिक जगत की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो ईरान एक डिफिकल्ट कंट्री के तौर पर काम करता रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के अब जो स्थिति है वो ऐसी है, वो किसी के भी हित में नहीं है, ना वो अमेरिका के हित में है, ना वो ईरान के हित में है। ईरान को देर सवेर कहीं ना कहीं समझौते की टेबल पर आना ही पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो खबर है वो न्यूयॉर्क पोस्ट ने दी है, जिसमें वो उन्होंने ट्रंप को कोट किया है कि अगले 2 दिन में बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि उनके रिपोर्टर को अभी आप वहीं रुके इस्लामाबाद में। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। तो अब ये मुनीर साहब ने पता नहीं क्या जादू किया है ट्रंप के ऊपर कि वो उनके एक तरह से बड़े भारी प्रशंसक बन गए हैं। लेकिन ये सब मिलाकर के जो इशारा हमें मिल रहा है वो ये है कि अगले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बेटर सेंसेस विल प्रिवेल, और कहीं ना कहीं वो बातचीत की मेज पर आएंगे। लेकिन उस मेज पर आने के बाद जो थॉर्नी क्वेश्चन, जो सबसे पेचीदा सवाल है वो ये है, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को छोड़ेगा, जिसकी उम्मीद मुझे वो नहीं रिजवी लगती। साहब से मैं उसका जवाब लूंगी, भाटिया साहब के पास भी आऊंगे। और जो वीर फील्ड मार्शल से मोहब्बत की बात है ना सर, वो दोस्त सबसे ज्यादा पसंद आता है जो गलत कामों में साथ दे, जो डर्टी जॉब कर दे। और ट्रंप तो कहते हैं उन्हें लूजर्स के साथ रहने में बहुत अलग ही आनंद आता है। वो कहते हैं अलग ही अच्छा सुख मिलता है जब आप लूजर्स के साथ रहें। तो फिर उनसे बड़ा लूजर कौन मिलेगा विजय राणा जी। तो ऑन अ लाइटर नोट, जी प्रमीत मकोड़े साहब कुछ कहना चाहते हैं? अरविंद भाटिया जी के पास जाऊं तो छोटा सा रिमार्क आप बोल दें। हाँ, नहीं, देखिए, पाकिस्तान की अमेरिका से जो दोस्ती आजकल उन्होंने हाथ बढ़ाया है, वो उसका पीछे एक डर का कारण भी है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने इंडिया के हाथों जो 4 दिन में जो बुरी तरीके से मार खाई, उसके बाद सैन्य क्षमता की उनको अपनी कैपेसिटी की पूरा आकलन हो गया। उनको समझ में आ गया कि अनलेस वी गो एंड डू बुद्धम शरणम गच्छामि टू वॉशिंगटन, कि उसके सेनाध्यक्ष, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर तीनों आके ट्रंप साहब के कदमों में पड़े कि भाई आपकी जो बातें होंगी, जो शर्तें होंगी हमको मंजूर हैं, तो व्हाई नॉट वॉशिंगटन विल एम्ब्रेस देम। तो ये टेक्टिकल पार्टनर के रूप में तो वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप अभी दिख रही है दुनिया को। इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, बिकॉज स्ट्रेटेजिकल पार्टनर तो भारत ही रहेगा, बट पाकिस्तान कुछ डिप्लोमेटिक डर्टी जॉब करने के लिए सबको कोई ना कोई चाहिए होता है। और पाकिस्तान की सबसे साफ वही कि हम भी तारीफ कर देंगे कि भाई वो बहुत आराम से मान लेते हैं कि हम टिश्यू पेपर हैं, हम गार्बेज का ट्रक हैं, हम डर्टी जॉब करते हैं, हमने टेररिस्ट पाले हैं। मतलब वो सब एक्सेप्ट करते हैं और खोल के करते हैं मीडिया के सामने, कभी छुपाते नहीं हैं। मेजर जनरल भाटिया साहब, यहाँ पर अब रिजवी साहब मैं आपके पास आऊंगी। मैं समझ सकती हूँ विजय राणा जी के उस बात का कि ईरान जो है बहुत ही केयरलेसली बिहेव कर रहा है पिछले कुछ सालों से, तो उस पर मुझे पता है आप रिएक्शन देना चाहेंगे। लेकिन मेजर जनरल भाटिया, यहाँ पर अब ये जंग आपको लग रहा है कि हाँ मोर और लेस अब बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा, सीज फायर एक्सटेंड होती चली जाएंगी, मतलब बातचीत लंबी खिंचती चली जाएगी, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम चलता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। देखते हैं कि ईरान पर जो वो सैंक्शंस जो थी उनको हटके जो उसके डिफ्रीज करना है उसके पैसे वो देंगे कि नहीं, एज पार्ट ऑफ के भाई इतना नुकसान हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा, मतलब किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी? हाँ, बिना उस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले चीन ने एक अपनी स्पाई सैटेलाइट जो ईरान को बेची थी, और जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट है IRGC का, उसका इस्तेमाल करके उसने जितने भी बेसेस हैं USA के GCC कंट्रीज में, उनको टारगेट किया था। अब ये निकल के सामने आ गया है, उस सैटेलाइट का क्या नंबर है, क्या कोऑर्डिनेट्स दिए, वो सब भी निकल के आ गया है। TEEOB-1 करके वो सैटेलाइट है, और उस स्पेस सैटेलाइट का जब आंकलन हो गया है, उसका आपने नंबरिंग कर दी है, उसके बाद भी अगर चीन बोलता रहे कि हम उसको मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो फिर वो एक खोखली सी बात हो जाती है। जहां तक चाइना जो है वो रियल पॉलिटिक्स देख रहा है, अगर उसको कोई फेस ऑफ करना है फ्यूचर में अमेरिका के साथ, तो वो ताइवान के ऊपर होगा।
वो ईरान के ऊपर ऐसा फेस ऑफ नहीं करना चाहता। और दूसरा, जैसे 90% ऑफ ऑयल वो ईरान से खरीद रहा है और उसका 40 से 60%, चाहे वो ऑयल हो या एलएनजी सप्लाई हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आ रहा है, तो वो भी शांति की तरफ लेके जाएगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आपको हंसी आई होगी कि ट्रंप ने तो बोल दिया कि 2 दिन बाद फिर बातचीत होगी। जो पिछली 2 दिन पहले जो सरीना होटल बुक किया था, उसकी पेमेंट की नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और उसकी पेमेंट जो है सरीना होटल के ओनर ने खुद आगा खां फाउंडेशन से पैसे निकाल के उसकी पेमेंट की है। तो आप सोच सकते हैं कि कहां खड़ा है पाकिस्तान। और फिर वो बातें ऐसी करता है कि जैसे वो एक स्ट्रैटेजिस्ट हो गया, वो एक ऐसा हो गया कि वो पोल हो गया जिसके थ्रू मीडिएट करके बातचीत होगी। वो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको सर, जो मुल्क एफएटीएफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बीच झूलता नजर आता हो, आईएमएफ की सैंक्शंस पे उस मुल्क का दाना पानी चलता हो, तो कभी मौका मिला है उसे, तो जाहिर सी बात है वो उस मौके को ऐसे पेश करेगा ना, न जाने पता नहीं क्या हाथ लग गया हो। तो वो मिडिल मैन तो नहीं कहलाना चाहेगा, वो अपने आप को मीडिएटर प्रोजेक्ट करेगा। हालांकि काम वही किया था उसने, एक कमरे से दूसरे कमरे तक फाइल पहुंचाने का। हमारे साथ ईरान से भी रिजवी साहब जुड़े हैं। रिजवी साहब, अब यहाँ पर ठीक है, जो हलचल हो रही है वो बातचीत की दिशा में हो रही है, और आप भी कह रहे हैं कि ईरान खुद चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत तो तभी होगी ना जब दोनों पक्षों में से कहीं कुछ बिंदुओं पर सहमति होगी। क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप कर देगा? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिच है, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसको किसी तीसरे जगह पर सौंप देगा? मानेगा क्या इसके लिए ईरान? चलिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए आप मान भी जाते हैं क्योंकि वो तो पहले भी खुला हुआ था, पर सबसे बड़ा हर्डल तो यही है ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, ईरान पहले से कहता हुआ आ रहा है कि हम जो एनरिचमेंट है यूज के लिए है और हम कोई एटम बम बनाने की तरफ नहीं चाहते हैं। और जो बातचीत होगी डिप्लोमेट तरीके से, जो ईरान को सही लगेगा, जो ईरान के हित में होगा, जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होगा, वो ईरान करेगा। मैं अकोड़े साहब को पहले कहूंगा कि जो ट्रंप साहब की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्ती की दुहाई देते हैं, इसको दुहाई को ज्यादा ना दिए, और अगर ये दुहाई देते हैं तो ट्रंप साहब को थोड़ा सा समझा दीजिए, भाई दोस्ती जो है दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं, मन में नहीं होता, ये टूटे होता है। जो आप दुहाई देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो दोस्ती निभाते ही हैं ट्रंप से, लेकिन ट्रंप को चाहिए कि थोड़ी दोस्ती निभाए। ऑपरेशन सिंदूर का ये जिक्र कर रहे थे, इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के लिए गलत बयानी से बार बार ट्रंप ने जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उसे कहिए कि पहले उसके लिए माफी मांग ले। एक मतलब बार बार हमारे हिंदुस्तान के लिए टैरिफ की धमकी देते हैं, वो टैरिफ की धमकी देना छोड़ दें। ये 2 पॉइंट थोड़े से के लिए, और हमारे जो लंदन से सीनियर पैनलिस्ट जुड़े हैं, मैं उनको कहूंगा, देखिए आप ईरान को तो बहुत आसान से कह देते हैं कि ईरान जो है गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप एक मिनट के लिए मान लीजिए, अमेरिका कौन सा जिम्मेदाराना काम कर रहा है? अमेरिका ने पिछले 50-60 साल से कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? और फिर दूसरी चीज, इसराइल में जो हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप कहें लेबनान के लिए हिजबुल्लाह का बनने से पहले, ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद आने से पहले इसराइल ने जो जुल्म किया है गजा पे, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए। फिर देखिए हिजबुल्लाह वजूद में क्यों आई है, और ईरान उसको अगर बैकअप देता भी है। सर, लेकिन आपने अभी भी मुझे बताया नहीं कि ईरान किन शर्तों पर झुकेगा या राजी होगा। भाई, अमेरिका ने अब आपके लिए दबाव बना दिया है, और इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली भी दबाव बना दिया है, और पूरी दुनिया का भी दबाव है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप दुनिया पे दबाव बना रहे थे, लेकिन दुनिया कह रही है कि भाई हमारा धंधा चौपट हो रहा है, ऐसे चलेगा नहीं, आपकी लड़ाई है, हम ठीक है, हम समझ में आता है, आपका साथ भी दिया, लेकिन हमें भी अपना देश चलाना है। तो अब ईरान कहीं तो झुकेगा ना? जी बिल्कुल झुकेगा। आप कहिए पहले कि ये 12,000 किलोमीटर दूर से आए हैं, ये पहले अपने घर लौटे, तब ईरान कहेगा जिस तरह से नॉर्मल तरीके से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, वो चलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अब पुराना उसूल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ये अंधाधुनी आर्म्स जो है सप्लाई कर रहे थे, आर्म्स का एक बड़ा जखीरा बना दिया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर। चलिए भाई, तो सवाल यही है कि ठीक है, दोनों तरफों से बातचीत की पेशकश, बातचीत होगी, बातचीत होनी चाहिए, इस तरह की जिसे कहते हैं ना आइडल बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन जब टेबल पे आएंगे तो बातचीत तो भाई तभी सक्सेसफुल होगी जब कुछ कदम आप झुकेंगे, कुछ कदम वो झुकेंगे, तो कुछ ना कदम बढ़ेंगे, तभी हाथ मिलेंगे। दिल, चलिए पता है दिल किसी को नहीं मिलने वाले, लेकिन हाथ मिलाने तक की गुंजाइश जो है वो जब कुछ
जो बिंदु है दोनों तरफ से, उनमें या तो कोई झुके या फिर कोई माने। अब ये ऐसा होता दिखता है कि नहीं, और इसमें कौन बड़ी भूमिका निभा सकता है, इस पर लगातार हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।